विराट हैरानी के साथ अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? मेरे चाचा जी, पापा के छोटे भाई? पर आप लोगों ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि पिताजी के कोई छोटे भाई भी हैं? जैसे ही विराट ये सवाल जानकी से पूछता है, अनुराग जानकी की तरफ देखने लग जाता है। उसे लगा था कि जानकी और दिलीप ने विराट को उसके बारे में जरूर बताया होगा। जानकी विराट से नजरें चुराने लग जाती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो अनुराग का कैसे सामना करे। विराट फिर बोल पड़ता है, कहिए माँ, आपने मुझे कभी अनुराग चाचा के बारे में बताया क्यों नहीं? जानकी अपना दिमाग चलाते हुए जल्दी से कोई बहाना बनाते हुए कहती है, विराट बेटा, मैंने तुम्हें बचपन में तुम्हारे अनुराग चाचा के बारे में बताया था, पर तुम उस वक्त छोटे थे ना, तो तुम भूल गए। और फिर तुम्हारे अनुराग चाचा शहर चले गए, तो उनके बारे में बताना ही मैं भूल गई। विराट पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही रजनी किचन के अंदर से निकलते हुए अनुराग को बिना देखे अपनी ही धुन में बोल पड़ती है, दीदी नाश्ता बन गया है, आप कहें तो मैं लेकर आऊं आपके लिए? जानकी रजनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ हाँ लाओ रजनी, अनुराग के लिए भी लेकर आओ। एक बार तुम्हारे हाथ का नाश्ता अगर इन्होंने कर लिया तो सारे स्वाद भूल जाएंगे ये। जब रजनी की अनुराग पर नजर पड़ती है तो वो उसे बस देखते रह जाती है। रजनी मनी मन सोचने लगती है, ये आदमी कौन है? रजनी कुछ पूछती उससे पहले ही जानकी बोल पड़ती है, इनसे मिलो, ये अनुराग हैं, विराट के पापा के छोटे भाई। ये बात सुनकर विराट को जितनी हैरानी होती है उससे ही ज्यादा हैरानी रजनी को भी होती है। उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। रजनी अनुराग को देखते हुए मनी मन सोचने लग जाती है, अब ये दिलीप का भाई कब पैदा हो गया? अब इसे भी जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। मेरे नसीब में कुछ आएगा भी या नहीं, पता नहीं मैं अपनी बेटी अमोदिता की शादी कैसे करूंगी। जानकी रजनी को अनुराग से मिलाते हुए कहती है, देवर जी, ये रजनी है, मेरे भाई सुदेश की पत्नी, और ये जो मेरी गोद में है ना, ये उनकी बेटी है अमोदिता। अनुराग रजनी को देखकर नमस्ते करता है और अमोदिता के गालों को छूते हुए कहता है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। जानकी वंदना को आवाज लगाते हुए कहती है, वंदना, वंदना जरा यहाँ पर आना। वंदना की किचन के अंदर से आवाज सुनाई देती है, जी माँ जी, अभी आई। वंदना जिस हालत में थी उसी हालत में किचन से बाहर आ जाती है। जब वो दरवाजे पर किसी अनजान आदमी को देखती है तो तुरंत अपने सिर पर पल्लू लेने लग जाती है, एक आदर्श बहू की तरफ। जानकी वंदना को अनुराग से मिलवाते हुए कहती है, ये वंदना है, हमारे विराट की पत्नी। जब अनुराग ये बात जानकी के मुंह से सुनता है तो और ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये है हमारी बहू। जोड़ी तो खूब अच्छी जम रही है दोनों की भाभी, बहुत अच्छी बहू ढूंढ कर लाई हैं आप। मैं भी अपने युग के लिए ऐसी ही बहू ढूंढ कर लाऊंगा, वंदना की तरह संस्कारी। अनुराग की ये बात जानकी को कुछ हजम नहीं होती है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा आपने देवर जी? युग? कौन युग? अनुराग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, माफ करना भाभी माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, युग मेरा बेटा है, अभी 2 साल का ही है। अनुराग की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, तो इस अनुराग का एक बेटा भी है जो मेरी अमोदिता से 1 साल बड़ा है। और क्या चाहिए, मिल गया मुझे मेरा दामाद। इसी घर में जाएगी तो सारी जायदाद मेरी अमोदिता के नाम हो जाएगी, हिस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जानकी कुछ कहती है उससे पहले ही रजनी बीच में बोल पड़ती है, तो बहू ढूंढने की क्या जरूरत है अनुराग भाई आपको? मेरी अमोदिता है ना युग के लिए। मेरी अमोदिता और आपके युग की जोड़ी भी खूब जमेगी, देख लेना। अनुराग रजनी की बात पर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही जानकी हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब देवर जी आपने शादी कर ली, वो भी हमें बिना बताए? शादी करी तो करी, चलो ठीक है, हमें बुलाना भी ठीक नहीं समझा आपने शादी में। अनुराग अपनी गलती पर पछताते हुए कहता है, वो भाभी बात ये है ना कि सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं, और फिर शादी के बाद नौकरी पाने में कुछ ऐसा लगा कि आपको और भैया को इन सब के बारे में इत्तला करने का भी मौका नहीं मिल पाया। जानकी सारी नाराजगी खत्म करते हुए कहती है, चलिए छोड़िए ये सब, ये बताइए मेरी देवरानी और मेरा छोटा बेटा युग कहाँ पर है? वो रास्ते में कहीं पर रुक गए क्या? अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, नहीं भाभी, वो मेरे साथ नहीं आए हैं, चित्रा और युग शहर में ही है। जानकी हैरानी के साथ कहती है, शहर में ही है? पर क्यों? आप उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? अनुराग जल्दी से कोई सा बहाना सोचता है और जानकी से झूठ बोलते हुए कहता है, वो भाभी बात ये है ना कि चित्रा पेंटिंग करती है, वो एक चित्रकार है, तो उसकी 1 महीने तक पेंटिंग एग्जीबिशन लगने वाली है, तो वो उसी में बिजी है। और युग बहुत छोटा है अभी, तो उसे इतना लंबा सफर कराना सही नहीं लगा मुझे, इसीलिए उसे भी अपने साथ लेकर नहीं आया। अभी मेरा आना बहुत जरूरी था, इसलिए अकेला ही आ गया, वरना मैं उन दोनों को लेकर ही आता। जानकी अनुराग की बातों पर गौर फरमाते हुए कहती है, मतलब देवर जी आप यहाँ पर हम सबसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, किसी काम से आए हैं? अनुराग जानकी को अपनी मीठी बातों में फंसाते हुए कहता है, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है,
काम तो बस बहाना है। मैं तो खुद आप लोगों से मिलना चाहता था। शहर में बहुत याद आती थी आप सबकी, विराट की, दिलीप भैया की, बल्लू काका की। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जानकी उसे बीच में टोकते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, छोड़िए देवर जी, अगर आपको याद आती तो एक बार तो कम से कम हमारा हालचाल जरूर पूछते, पर आप तो शहर जाकर हम सबको भूल ही गए। जानकी की ये बात सुनकर अनुराग का चेहरा उतर जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो जानकी को कैसे बताए कि शहर में वो किन परेशानियों के साथ जी रहा था, क्यों उनका हालचाल नहीं पूछ पा रहा था। शहर जाकर तो उसका हाल ही बेहाल हो गया था। अनुराग को यूं उदास देखकर जानकी तुरंत टॉपिक को घुमाते हुए कहती है, चलिए छोड़िए देवर जी, अब आप आ गए हैं ना तो यही बहुत है हमारे लिए। वैसे किस काम से आए हैं आप, ये पूछना तो भूल ही गई मैं। अनुराग खामोशी रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो बाकी सबको अपनी मेहंदी पथार आने का कारण बताए या नहीं बताए। रजनी अनुराग को देखकर मनी मन सोचने लग जाती है, और क्यों आया होगा ये अनुराग, जरूर जायदाद के लिए आया होगा। आखिर उसी के लिए तो सब शहर छोड़कर गांव आते हैं ताकि बंटवारा कर सके और शहर में ही अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजार सके। जब अनुराग कुछ जवाब नहीं देता तो रजनी भी तुरंत उस पर दबाव बनाते हुए कहती है, हाँ अनुराग भैया बताइए ना, आपको भला हमारे इस गांव देहात में ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया कि जिसके लिए आप अपने बीवी बच्चे को अकेला छोड़कर आ गए। अनुराग मन में सोचने लग जाता है, हो सकता है अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर किस काम से आया हूँ तो ये मेरी कोई मदद कर दे। मुझे इन्हें यक्षिणी के बारे में बता देना चाहिए। अनुराग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहता है, वो मैं ना यहाँ पर यक्षिण। अनुराग ने अभी इतना कहा ही था कि तभी गुस्से के साथ एक आवाज सुनाई देती है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है पागल। जैसे ही अनुराग ये आवाज सुनता है वो समझ जाता है कि उसके पीछे दिलीप है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में बस एक ही इंसान था जो उसे पागल कहकर पुकारता था। अनुराग के पीछे दिलीप के साथ सुदेश और बल्लू खड़े हुए थे। अनुराग पीछे मुड़कर उनसे कुछ कहता उससे पहले ही दिलीप अनुराग को धक्का मारते हुए सीधे घर के अंदर घुस जाता है। अनुराग को अपने सामने देखकर बल्लू की आंखें नम हो जाती हैं। वो खुशी से फूले नहीं समाता है। बल्लू बौखलाहट के साथ अनुराग को एकटक नजरों से देखते हुए कहता है, आप आ गए मालिक, आप आ गए, मुझे पता था आप एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे। बल्लू के इतना कहते ही दिलीप बल्लू को गुस्से में घूरते हुए कहता है, बल्लू तू भूल रहा है कि तू अब किसका नौकर है, तेरा मालिक कौन है, तू अपनी बार बार औकात क्यों भूल जाता है। दिलीप का गुस्सा देखकर बल्लू अपना सिर नीचे झुका लेता है और अनुराग से कुछ नहीं कहता है। अनुराग को देखकर बल्लू के अंदर जो सारी ख्वाहिशें बातें करने की जागी थी, उन सारी ख्वाहिशों को बल्लू दिलीप के डर से अपने मन के अंदर ही मार लेता है। सुदेश भी अनुराग से कुछ नहीं कहता है। दिलीप अनुराग के सामने जाकर बड़े ताव से फिर कहता है, तू यहाँ पर कर क्या रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की पागल। अनुराग बड़े ही नर्म लहजे के साथ दिलीप से कहता है, मैं तो यहाँ पर बस भैया आपसे, भाभी से और विराट बेटे से मिलने के लिए आया था। दिलीप गुस्से के साथ ही कहता है, खबरदार जो तूने फिर से मुझे अपना भैया कहा तो मैं कोई तेरा भाई भाई नहीं हूँ, समझा तू। दिलीप की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या चक्कर है, अभी तो ये जान के इस अनुराग को दिलीप का छोटा भाई कहकर हमसे मिला रही थी और ये दिलीप तो इसे अपना भाई मानने से इनकार कर रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है। दिलीप की बातें सुनकर जितनी ज्यादा हैरान रजनी हुई थी उतने ही हैरान वंदना और विराट भी हो रहे थे। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अनुराग से कहता है, तुझसे पहले ही कह चुका हूँ, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चले जा यहाँ से। अनुराग अभी भी नर्म लहजे में ही कहता है, हाँ जा रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर रुक कर करूंगा ही क्या, मेरा यहाँ पर है ही कौन, मैं तो बस आपका हालचाल पूछने के लिए आ गया था। सोचा था इतने सालों बाद वापस आया हूँ तो आप सब भूल गए होगे, पर मुझे क्या पता था वो बचपन की नफरत और बढ़ गई होगी। आप तो बड़े हो गए दिलीप भैया, पर आपका दिल बड़ा नहीं हुआ, वो अभी भी बच्चा का बच्चा ही है। दिलीप अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैंने कहा चले जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुराग के कहने से पहले ही जानकी दिलीप को मनाते हुए कहती है कि आप क्या कह रहे हैं जी, देवर जी कहाँ पर जाएंगे, यही तो घर है उनका। दिलीप गुस्से के साथ जानकी को घूरते हुए कहता है, ये घर उसका नहीं है, मेरा है, समझी तू, और ये वहीं पर जाएगा जहाँ से आया है, अपने शहर। अनुराग पलट कर कहता है, नहीं भैया, मैं अभी शहर नहीं जाऊंगा जब तक अपना काम पूरा नहीं कर देता। अनुराग हवेली को देखते हुए कहता है, ये मेरा घर नहीं है तो क्या हुआ, पर यहाँ पर एक घर मेरा भी है और मैं वहीं पर जाऊंगा, अपनी ग्रेवयार्ड कोठी, वही मेरा घर है। दिलीप अनुराग को घूरते हुए कहता है, तू ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रह सकता। इस बार अनुराग गुस्से के साथ पलट कर कहता है, मैं ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहूंगा भैया, क्योंकि वो कोठी मेरी है,
पिताजी जाने से पहले उसे मेरे नाम करके गए थे। मैं कल भी वहीं पर रुका था और अब तब तक वहीं रुकूंगा जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही दिलीप ये बात सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। दिलीप हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? कल रात तू ग्रेवयार्ड कोठी में रहा था? मतलब तूने ग्रेवयार्ड कोठी खोली थी? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैं ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुका था, एक वही तो घर है मेरा, और कहाँ जाता मैं आधी रात में। दिलीप अनुराग को घूरते हुए कहता है, इसका मतलब वो शिकार तेरी वजह से हुआ है, तूने सब कुछ बर्बाद किया है, वरना मैं तो अपने आप को ही दोष दे रहा था, अपने पर शक कर रहा था कि मैंने सही से नहीं बांधा, पर असली गुनहगार तो तू है, तेरी वजह से वो शिकार हुआ है। अनुराग मुंह बनाते हुए हैरानी के साथ कहता है, शिकार? कैसा शिकार?